नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश का एक चर्चित कोर्ट केस। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है साल 1909 में। पूर्वी बंगाल ढाका के पास भवाल नाम की एक रियासत हुआ करती थी। काफी बड़ी रियासत थी जिससे सालाना 6.5 लाख रुपए की कमाई होती थी और ये सारी कमाई जाती थी भवाल के जमींदार के पास, जिन्हें राजा साहब कहा जाता था। पूरा परिवार जयदेवपुर बाड़ी में रहता था, जो भवाल राजा परिवार की पुश्तैनी हवेली थी। साल 1909 में इस रियासत को 3 राजकुमारों ने संभाला। इनमें मझला राजकुमार, जिसका नाम रामेंद्र नारायण रॉय था, वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। अब शुरुआत कैसे होती है वो जानेंगे। शुरुआत ऐसे हुई कि 18 अप्रैल 1909 के दिन रामेंद्र भवाल से दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी पत्नी विभावती का भाई सत्येंद्र और 21 नौकर थे। इनके अलावा एक डॉक्टर भी साथ में था। सबके दार्जिलिंग जाने का एक खास कारण था। रामेंद्र नारायण को सिफिलिस की बीमारी थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें साफ हवा पाने के लिए कुछ वक्त पहाड़ों में बिताने की सलाह दी। रामेंद्र पूरे कारवे के साथ दार्जिलिंग पहुंचे, लेकिन कुछ रोज बाद ही रामेंद्र की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी और बिगड़ती ही चली गई। 3 दिन के अंदर रामेंद्र की मौत हो गई। दार्जिलिंग में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आम आदमी होता तो कोई ना पूछता, लेकिन बड़े जमींदार की मौत हुई थी, इसलिए जल्द की पूरी रियासत में कानाफूसी जो थी वो शुरू हो गई। अब भाई कुछ लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया कि रामेंद्र की हत्या में कोई षड्यंत्र है। मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी का था, इसलिए आवाजें उठनी जो थी वो लाजमी थी। शरीफ खान नाम का एक अर्दली, जो मझले राजकुमार के साथ दार्जिलिंग गया था, उसने कहना शुरू कर दिया कि राजा साहब को भयानक उल्टी हुई थी, जिसके कुछ छींटे उसके कपड़ों पर गिरे और उनमें सुराख होगा। एक अफवाह ये भी उड़ी कि रामेंद्र का शरीर शमशान ले जाया गया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार बहाना करके कहीं और किया गया। बहरहाल भवाल रियासत में जिंदगी जल्द ही आगे बढ़ गई, लेकिन फिर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों का शक और गहरा हो गया। रामेंद्र की मौत के 1 साल बाद उसके बड़े भाई राणेंद्र की भी मौत हो गई और इसके 3 साल बाद सबसे छोटे राजकुमार रविंद्र भी चल बसे। उस दौर में ब्रिटिश राज का एक सिस्टम हुआ करता था कि अगर जमींदारी संभालने वाला कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी की देखरेख सरकार अपने हाथ में ले लेती है। अब ऐसा ही भवाल रियासत के साथ हुआ, क्योंकि जो तीनों राजकुमार थे वो मर गए। राजकुमारों की मौत के बाद तीनों राजकुमारों की जो पत्नियां थी वो जयदेवपुर बाड़ी छोड़कर वहां से चली गई और रियासत का कामकाज कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स नाम के सरकारी डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। संभव था कि कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसके आने से भवाल रियासत में एक बार अफवाहों को हवा मिलने लगी। ढाका के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है बुरी गंगा। 21वीं सदी में ये बांग्लादेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नदी को छिपाने के लिए एक दीवार बना दी गई है, लेकिन एक समय में यहाँ एक रिवर फ्रंट हुआ करता था, जहाँ लोग शाम की ठंडी हवा में घूमने जाया करते थे। दिसंबर 1920 या जनवरी 1921 की बात होगी। नदी के किनारे एक जोगी, एक सन्यासी को घूमते देखा गया। जटाओं जैसा बाल और लंबी दाढ़ी वाला ये साधु
सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ था और उसने अपने पूरे शरीर पर राख मली हुई थी। 4 महीने तक नदी के किनारे वो ध्यान लगाए बैठा रहा, जैसा कि भारत में आमतौर पर होता है। लोग साधु सन्यासियों की इज्जत किया करते थे, उनसे वरदान मिलने का लालच भी हुआ करता था। इसलिए धीरे धीरे लोग साधु महाराज के पास अपने मर्जों का इलाज पाने के लिए जाने लगे। टाइम बीतता रहा, दिन गुजरता रहा, लेकिन फिर पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक शहर में ये अफवाह फैल गई कि ये सन्यासी और कोई नहीं बल्कि भवाल के मंझले राजकुमार रामेंद्र नारायण रॉय हैं। यह अफवाह राज परिवार के कानों तक भी पहुंची। रामेंद्र की एक बड़ी बहन थी ज्योतिर्मयी। उन्होंने अपने बेटे बुद्धू को सन्यासी के पास भेजा। वापस आकर उसने बताया कि सन्यासी का चेहरा रामेंद्र से मिलता जुलता है, लेकिन इस बात की पुष्टि करने का कोई जरिया नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। किसी ने सुझाया कि सन्यासी को जयदेवपुर लेकर चलना चाहिए, जहाँ पे वो 3 राजकुमार रहते थे। 12 अप्रैल 1921 के दिन सन्यासी को हाथी पर बिठाकर जयदेवपुर बाड़ी लाया गया। यहाँ ज्योतिर्मयी ने पहली बार सन्यासी को देखा। वो आंगन में बैठा हुआ था और सर झुकाए हुए। ज्योतिर्मयी के अनुसार उसकी एक आंख तिरछी कर देखने का तरीका बिल्कुल रामेंद्र की तरह था। परिवार ने अगले कुछ रोज सन्यासी को अपने घर ठहराया। परिवार ने उसे राजकुमार रामेंद्र की तस्वीरें दिखाई, जिन्हें देखकर वो जो साधु था वो अचानक रोने लगा। अब ज्योतिर्मयी ने पूछा कि साधु होकर क्यों रो रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया, माया के कारण। इसके बाद ज्योतिर्मयी ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका भाई रामेंद्र दार्जिलिंग में मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका दाह संस्कार हुआ, जबकि कुछ कहते हैं नहीं हुआ। ये सुनकर सन्यासी ने अपने आंसू पोंछे और एकदम से बोल पड़ा, नहीं, ये सच नहीं है, उसे जलाया नहीं गया, वो जिंदा है। ज्योतिर्मयी ने उससे पूछा उसका भाई कहाँ है, लेकिन सन्यासी ने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 1921 मई के महीने तक ज्योतिर्मयी और राज परिवार के कई लोगों को यकीन हो गया कि सन्यासी ही रामेंद्र है, लेकिन सन्यासी खुद ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब सवालों से तंग होकर वो कुछ रोज बाद चटगांव चला गया और वहां से 1 हफ्ते बाद वापस लौटा। इस बार ज्योतिर्मयी ने उससे कहा कि वो उसके शरीर के निशान देखना चाहती है। 4 मई की तारीख जयदेवपुर बाड़ी में सैकड़ों की भीड़ जमा थी। ज्योतिर्मयी के बेटे बुद्धू ने भीड़ के सामने घोषणा की कि सन्यासी के शरीर पर ठीक वही निशान हैं जो रामेंद्र के शरीर पर थे। हालांकि सन्यासी अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अंत में ज्योतिर्मयी ने उससे कहा, अगर वो ये बात स्वीकार नहीं करेगा तो वो खाना पीना छोड़ देगी। इसके बाद दोपहर के समय सन्यासी भीड़ के सामने आया। भीड़ में से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सन्यासी बोला, मेरा नाम रामेंद्र नारायण राय है। इसके बाद उसके माता पिता का नाम पूछा तो वो भी उसने सही बता दिया। ये सुनकर भीड़ में से किसी ने कहा, राजा रानी का नाम सबको पता है, तुम अपने दाई माँ का नाम बताओ। सन्यासी ने सवाल का भी ठीक जवाब दे दिया। जवाब सुनते ही भीड़ जय जयकार करने लगी। सबको पक्का यकीन हो चुका था कि सन्यासी ही रामेंद्र नारायण रॉय है। जिस समय ये सब हो रहा था, रामेंद्र की पत्नी विभवती कलकत्ता में रहती थी। उसे और उसके साथ साथ राज परिवार के सारे रिश्तेदारों को ये खबर पहुंचाई गई और एक मीटिंग बुलाकर ये तय किया गया, चूंकि परिवार के वारिस लौट आए हैं, इसलिए जमींदारी का जिम्मा एक बार फिर सन्यासी और फिर रामेंद्र नारायण को मिलना चाहिए। इस काम में सरकार अड़ंगा लगा सकती है, इसलिए सबने
चंदा जमा कर एक फंड जुटाया ताकि रामेंद्र को कानूनी हक दिलवाने की लड़ाई भी लड़ी जा सके। कानूनी लड़ाई होती उससे पहले ही सरकार एक्शन मोड में आ गई। ढाका के कलेक्टर JH लिंडसे ने तुरंत पूरे शहर में कुछ नोटिस छपवा दिए। नोटिस में लिखा था, बवाल रियासत के सभी किराएदारों को सूचित किया जाता है कि राजा रामेंद्र के अंतिम संस्कार किए जाने के पुख्ता सबूत सरकार के पास मौजूद है। इससे पता चलता है कि खुद को रामेंद्र बताने वाला साधु एक बहरूपिया है, इसलिए जो कोई उसे किराया चुकाएगा ऐसा वो अपने रिस्क पर करेगा। ये नोटिस पर लिखा हुआ था। ध्यान दीजिए, ये वो दौर था जब बंगाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। इसलिए बवालपुर केस में भी लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। 10 जून को मिर्जापुर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार रामेंद्र को उसका जायज जो हक है, जिसका वो हकदार है, वो उसे दे दे। इस प्रदर्शन के दौरान गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई। और यहाँ से इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया, जो सीधा जाकर कोर्ट के दरवाजे पर रुका। नागा साधु ने मरे को जिंदा कर दिया। कोर्ट में क्या हुआ, उसके लिए आपको पहले सन्यासी के नजरिए से इस कहानी को सुनना होगा। 8 मई 1909 की तारीख, राजकुमार रामेंद्र की मौत के बाद उनके शव को जलाने के लिए ले जाया जा रहा। शव को चिता पर रख लकड़ियां लगाई जाती हैं। इतनी देर में अचानक कहीं से जोरों की बारिश आती है और सब शव वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। रात तक शव वहीं पड़ा हुआ था। कुछ नागा साधु शमशान से गुजरते हुए उस शव को देखते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तभी चमत्कार जैसा कुछ होता है और पता चलता है रामेंद्र मरा नहीं, जिंदा है। नागा साधु उसकी देखभाल करते हैं। रामेंद्र चंगा हो जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। इसके बाद रामेंद्र एक नागा साधु को अपना गुरु बना लेता है और उनके साथ विचरने लगता है। विचरते विचरते कुछ साल बाद वो ढाका पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात ज्योतिर्मयी से होती है, जो उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही रामेंद्र को याद आता है, उसकी जायदाद चुराने के लिए उसकी हत्या हुई थी। ये एक षड्यंत्र था जो उसकी पत्नी विभावती और उसके भाई सत्येंद्र ने मिलकर रची थी। ये कहानी आपने सुनी। अब ये मामला ढाका सेशन कोर्ट में सुना जा रहा था। सुनवाई करने वाले जज का नाम था पन्नालाल बसु। केस दो तरफ से लड़ा जा रहा था। पक्ष था सन्यासी उर्फ रामेंद्र नारायण और विपक्ष में थी विभावती, यानी कि उसकी पत्नी, जिसके खिलाफ आरोप था कि उसने हत्या का षड्यंत्र किया। विभावती शुरू से सन्यासी को अपना पति मानने से इनकार कर रही थी। वो शुरुआत से दावा करती रही कि सन्यासी एक बहरूपिया है। सच क्या था, इसका फैसला कोर्ट को करना था। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कुछ जबरदस्त तर्क पेश किए गए। मतलब विपक्ष के साइड से, जो विभावती थी, उसकी साइड से कहा गया कि सन्यासी पढ़ा लिखा तक नहीं है, वो ठीक से बंगाली तक नहीं बोल सकता। इसके विरोध ने वादी पक्ष ने कुछ गवाह पेश किए, जिन्होंने बताया कि रामेंद्र बचपन से लिखने पढ़ने में कमजोर था। विपक्ष की तरफ से दूसरा तर्क दिया गया कि अगर सन्यासी ही रामेंद्र है तो उसमें सिफिलिस के कोई लक्षण क्यों नहीं, जबकि रामेंद्र सिफिलिस का रोगी था। पक्ष ने इसकी काट कुछ ऐसे दी कि इस बात को दशक बीत चुके थे, इसलिए पूरी संभावना थी कि सिफिलिस ठीक हो गया होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रामेंद्र को सिफिलिस होने का कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं था। इसके बाद विपक्ष की तरफ से एक गवाह बुलाया गया। इस गवाह का नाम था धर्मदास। धर्मदास नागा साधु थे।
उन्होंने सन्यासी की तस्वीर देखते ही कहा, ये मेरा शिष्य है, जिसका असली नाम सुंदरदास है। धर्मदास ने बताया कि साधु बनने से पहले सुंदरदास का नाम माल सिंह था और वो लाहौर का रहने वाला था। धर्मदास के अनुसार माल सिंह को ननकाना साहिब में दीक्षा मिली थी। वो कभी दार्जिलिंग नहीं गया और उन्होंने कभी उसे किसी चिता से भी नहीं बचाया। इस केस पर पार्थ चटर्जी ने किताब लिखी है। किताब का नाम है ए प्रिंसली इम्पोस्टर और उसमें चटर्जी लिखते हैं, धर्मदास की गवाही सुनने के लिए कोर्ट में हजारों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। हंगामा इतना बढ़ गया था कि उस दौरान सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले जज पन्नालाल बसु के घर आगे तैनात करने पड़ गए थे। धर्मदास की गवाही कई दिनों तक चली। इस दौरान वादी पक्ष ने भी उनसे सवाल किए। वादी यानी कि सन्यासी पक्ष के वकील ने दावा किया कि धर्मदास फेक गवाह है, जिसे सरकार की मदद से सिखा पढ़ाकर भेजा गया। इसके बाद वादी पक्ष ने अपनी तरफ से कई गवाह पेश किए, जिन्होंने दावा किया कि सन्यासी ही रामेंद्र है। इस केस की सुनवाई 27 नवंबर 1933 से शुरू होकर 21 मई 1936 तक चली। आपको बता दें, कुल 1584 गवाहों को पेश किया गया, जिसके बाद फैसले का दिन आया। 24 अगस्त 1936 की तारीख, जज पन्नालाल ने 532 पन्नों में लिखा फैसला सुना दिया, जिसे उन्होंने 3 महीने लगाकर पूरी मेहनत से लिखा था, क्योंकि वे जानते थे ये केस हाई कोर्ट भी जाएगा, इसलिए उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। पन्नालाल फैसले को पूरी तरह गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टाइपिस्ट की मदद भी नहीं ली। बाकायदा रोमिंगटन रैंड की निब से पूरा फैसला उन्होंने खुद लिखा, जिसे लिखने के बाद हर रोज वो एक लॉकर में रख देते थे और उसकी चाबी अपने तकिया के नीचे रखकर सोते थे। इतनी सुरक्षा में रखे फैसले में आखिरकार क्या लिखा होगा? अब ये मन में प्रश्न चल रहा होगा। पन्नालाल ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, कोर्ट का मानना है सन्यासी ही रामेंद्र है। ये सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। खासकर अंग्रेज अधिकारी सख्ते में आ गए। एक भारतीय वकील ब्रिटिश सरकार के विपक्ष में फैसला सुनाने की हिम्मत कर रहा है। पन्नालाल ने दोनों पक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि उनके सामने जो कागज पेश किए गए हैं, उनमें से कई जाली थे, कई गवाहों को सिखाकर भेजा गया था। इसलिए फैसले का आधार उन्होंने 2 चीजों को बनाया। पहला, विपक्ष ये प्रूफ नहीं कर पाया कि दार्जिलिंग में रामेंद्र की मौत हुई थी। सब कुछ सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। ऐसे अनिष्पक्ष गवाह जिन्होंने रामेंद्र की मौत अपनी आंखों से देखी हो, सबने कमजोर गवाही दी। दूसरा आधार था रामेंद्र और सन्यासी के शरीर में मौजूद 19 निशानों का मिलान हुआ, जो जज के हिसाब से इस बात का पुख्ता सबूत था कि सन्यासी ही रामेंद्र है। विभावती और सरकार इस केस को हाई कोर्ट में ले गए, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आखिरी में 1943 में ये केस लंदन में प्रिवी काउंसिल के सामने पहुंचा। यहां से भी सरकार को कोई राहत ना मिली और फैसला बरकरार रहा। सन्यासी उर्फ रामेंद्र केस जीत गए, लेकिन जिस रोज आखिरी फैसला सुनाया गया, एक हादसा हो गया। मंदिर में पूजा करने के दौरान उन्हें स्ट्रोक पड़ा और उनकी मौत हो गई। विभावती ने इस मौके पर कहा, ये ऊपर वाले का इंसाफ है।
जज पन्नालाल का क्या हुआ? क्योंकि सरकार के खिलाफ फैसले के बाद वो समझ गए कि वकालत में उनकी और अब नहीं बनने वाली, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया। इसलिए वो ढाका छोड़कर अपने परिवार के साथ कलकत्ता चले गए। आगे चलकर वो स्वतंत्र भारत में बंगाल के शिक्षा और लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर बने और इस दौरान उन्होंने जमींदारी सिस्टम के खिलाफ एक बिल भी विधानसभा में पेश किया। हालांकि बिल पास हो पाता इससे पहले ही पन्नालाल चल बसे। जिस पेन से उन्होंने बवाल केस का फैसला लिखा था, मरते वक्त उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया कि वो उसे बेचेंगे नहीं। इसलिए उनकी मौत के बाद भी वो पेन परिवार के पास ही रहा, उसे कभी बेचा नहीं गया। भोपाल रियासत के सन्यासी राजा की ये कहानी थी। मौत के 12 साल बाद वो फिर से वापस लौट आया। एक अनोखा और रहस्यमयी सच। जिस राजा की चिता जलाई गई वो नागा साधु बनकर वापस लौटा। बंगाल का सबसे फेमस कोर्ट केस था ये, जिसकी बात आज हमने ब्लैक बॉक्स में की। बंगाल का सबसे चर्चित कोर्ट केस। ये कहानी 1909 की थी, 3 राजकुमारों की थी, 3 जमींदारों की थी और उसके पीछे की क्या पूरी कहानी थी, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपके साथ साझा की। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।